अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। और नावल अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन नावल बहुत लॉन्ग है, इसको टाइम लग जाएगा पढ़ने में। लेकिन यह है कि मैं ये दो नावल साथ लेके चल रही हूँ। लेकिन हम क्या किया करेंगे कि एवरी सैटरडे और संडे, अगर संडे को टाइम मिलेगा तो फिर, नहीं तो सैटरडे तो पक्का डन है कि मैं एक आधा बीच में छोटा कोई नावल लेकर आऊँगी जिसको हम शॉर्ट नावल कहते हैं, ताकि थोड़ा सा जिन लोगों का ये दो नावल पढ़ने का मूड नहीं है, ताकि उनको वीक में एक नया नावल भी मिल जाए। ठीक है, और चलें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नावल शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें और बताएं नावल किस किस ने ये नावल पहले पढ़ा हुआ है और किस किस को कौन कौन है जो मेरी तरफ फर्स्ट टाइम ये नावल पढ़ रहा है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं अब हम। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। दिल पिछले 5 घंटों से बेचैन था उसे देखने के लिए। अयान खान को अपने कमरे में दाखिल होते देख खतीजा अपना दुपट्टा तरतीब से सर पर ओढ़े बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। अब बेहतर हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई? वो उसके करीब आता बेड पर बैठे हथेली थामे बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं लगा देता हूँ, खाली हाथ अच्छे नहीं लग रहे। वो उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामे बोला। नहीं, मुझे मेहंदी लगाना नहीं पसंद। खदीजा ने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए। उसे याद था आखिरी बार वो उस बेवफा शख्स के नाम की मेहंदी अपनी हथेलियों पर लगाई उसका इंतजार में थी, लेकिन वो नहीं आया और वो उसे बीच राह में छोड़ गया था। अच्छा, लेकिन मुझे तो पसंद है। अयान उसके सुर्ख गालों को देखते हल्का सा मुस्कुराकर फिर से उसके हाथ थामे अपनी पॉकेट में से मेहंदी निकाल गया, जिसे देखते खतीजा की आंखें फैली। आपके पास मेहंदी कहाँ से आई? वो हैरत से बोली। शाइस्ता बी से मंगवाई थी। क्या आप लगाएंगे मुझे मेहंदी? मैं लगाऊंगा। मेरे हाथ गंदे ना करें, आपको लगाने नहीं आती। अपनी नम पलकें उठाकर उसने अयान खान की आंखों में झांका, जहां उसके लिए फकत मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैं अपनी गुड़िया के खूबसूरत से हाथ गंदे नहीं होने दूंगा। डोंट वरी, सिंपल सा डिजाइन बना रहा हूँ। अयान खान बहुत ही ध्यान से उसके हाथ पर टिकिया बना रहा था, जो कि उसके खूबसूरत हाथों पर बेहद जच रही थी। मबहूत सी बुत बनी खतीजा उसे देख रही थी, जो बेहद मोहब्बत से उसे मेहंदी लगा रहा था, इतना कि वो इनकार तक नहीं कर पाई। वक्फे वक्फे से अयान नजरें उठाकर उसके खूबसूरत नैन नकुश को देखते अपने दिल में उतार रहा था। वो लड़की उसी के सुकून कल्ब बन चुकी थी, जिसे पाना जैसे सुकून हासिल करने जैसा था। लो, लग गई। इतना मुश्किल तो नहीं था जितना तुम डर रही थी। मैं हाथ खराब कर दूंगा। अयान उसे घूरते हुए बोला, जो आंखों में चमक लिए अपनी मेहंदी को देख रही थी। इजाजत है? अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसे नजरों के हिसार में लिए हुए था। खतीजा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा, जैसे पूछ रही हो किस चीज की। तुम्हारी हथेली पर अपना नाम लिखने की। वो गहरा सा मुस्कुराया कर बोला। खदीजा का चेहरा शर्म से लाल टमाटर सा हो गया। वो अपनी नजरें झुका गई। उसे ना अच्छा लग रहा था और ना ही बुरा। एक अजीब सी फीलिंग्स दिल में बसेरा बनाए बैठी हुई थी। मैं हार्ट उसके झुके सर को देखते अयान उसकी हथेली के दरमियान बनाते लिख गया के हार्ट ए। खतीजा से नजरें उठाना महाल लगने लगा। यकदम से ढेरों शर्मो हया ने उसे आन घेरा। रंग भी बहुत तेज आएगा इंशाल्लाह। आखिर रयान खान के नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है। वो आंख मारते बोला। सारा केमिकल का कमाल है, आप किसी खुशी फहमी में ना रहे। अच्छा, लाला की कॉल आ रही है, मैं जा रहा हूँ। कल निकाह के बाद तफसील से मुलाकात होगी, तब बिना झिझक कर पूरे हक के साथ तुम्हें घंटों देखूंगा। मेडिसिन खाई तुमने? वो जाने के लिए पलटा ही था जब उसे याद आया, बिना किसी के जबरदस्ती करने के बगैर उसकी गुड़िया मेडिसिन खाती नहीं थी। नहीं, खतीजा नफी में सर हिलाते हुए बोली। जानता था। वो साइड टेबल से टैबलेट निकालते गिलास में पानी भरे जबान के नीचे टैबलेट रखे गिलास को उसके लबों से लगा गया। उसे सख्ती से आराम करने की हदायत देते अयान खान लंबे लंबे डग भरता मर्दान खाने चला गया। मैं आपको छोड़ दूंगा रोजी चचा, वैसे भी मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ जा सकते हैं। काफी रात हो गई है। आप अकेले कैसे जाएंगे रिक्शा में? शनावर खान मौके पर झुक चौका देखते अपने फ्यूचर ससुर को मस्के लगाने की खातिर बोला, जबकि नजरें चादर में लिपटी शांदे पर मरकूज थी। नहीं बेटा, तुम क्या ख्वार हो गए, हम रिक्शे में चले जाएंगे।
शांति को अपने कंधा मजबूती से थामे देख रोजी खान ने मना कर दिया। वो अपनी डरपोक बेटी को जानता था। कोई बात नहीं चाचा, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप हमारे मेहमान हैं, इतनी रात को मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। इशारा साफ शांति की तरफ था, जिसे सिर्फ शनावर खान और शांति ही समझ सकते थे। रोजी खान, शनावर तुमको छोड़ देगा, जिद क्यों कर रहे हो? जवान बच्ची था अकेले जाना ठीक नहीं है। उससे पहले रोजी खान कुछ कहता जब पीछे से तुराब खान ने रोजी खान को आवाज दी। जी खान साहब, जिस पर एहतरामन रोजी खान सर झुकाए हामी भर गया। शनावर खान के दिल में लड्डू से फूटने लगे। बिल्कुल ठीक टाइम पर दाजी आया था। उसका दिल चाहा दाजी के गाल चटाचट चूम ले, जिसने उसका काम आसान कर दिया था। जबकि शांति की हालत अबतर सी होने लगी। एक बार फिर वो उस खानजादे की गहरी नजरें खुद पर महसूस करने के लिए तैयार होने लगी। दिल की धड़कनें बेतरतीब सी हुई जब शनावर ने गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला। शांति को शनावर खान के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आई, जब उसी गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हुई थी। फंक्शन का इख्तिताम हो चुका था। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सारे मेहमान भी जा चुके थे। अब कल निकाह की रस्म थी। फिर सब ने आना था। नूर और दानियाल खान, अयान खान के निकाह के साथ जुरैद खान का निकाह भी दोबारा हो रहा था। ये उसकी ख्वाहिश थी, जिस पर सब लोगों ने हामी भरी थी। हदीका खानम और जारवन कमरे में बैठे बातें कर रहे थे जब हसाम खान दरवाजा नॉक करते अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। दोनों को सलाम करते वो जारवन खान के साथ सोफे पर जा बैठा, जबकि हदीका खानम बेड पर बैठी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। मिल गया वक्त माँ बाप के पास आने का, हदीका खानम नरूठेपन से बोली। हसाम खान मुस्कुराया। मेरी ब्यूटीफुल मॉम, मैं तो कब से मिलना चाह रहा था, लेकिन आप बिजी थी, इसलिए सोचा फंक्शन के इख्तिताम के बाद मिलूंगा। इस दफा लंबी छुट्टियों पर आया हूँ मॉम, जल्दी नहीं जाऊंगा लंदन वापस, बेफिक्र रहें आप। चलो अच्छा है, तुम्हारा दीदार तो नसीब होगा। तुम्हें भी जल्दी से शोहर के ओहदे पर फायज करूंगी। हाथ से निकलते जा रहे हो। हदीका खानम उसे झुमके उतारते आंखें दिखाती बोली। ना ब्यूटीफुल मॉम, ये जुल्म ना करे। जैसा मेरा बाप शादी करके गंजा हो चुका है, मैं नहीं चाहता मैं भी हो जाऊं। हसाम खान बेहद ढिठाई के साथ पास बैठे जारवन खान के बालों में हाथ फेरने लगा, जो ना होने के बराबर थे। तुम्हारी तो गधे की औलाद। जारवन खान ने अपनी चप्पल ढूंढना चाहा, जो कि ऐन मौके पर उनके हाथ नहीं लगी थी, और वह अपनी खलासी करता दरवाजे तक पहुंचा। पूरी रात पड़ी है डैड, मेरी ब्यूटीफुल मॉम को अपनी मोहब्बत के रंग में रंग कर मना लेना। और मेरी ये उम्र शादी की नहीं है, भाई बनने की है। आप लोग चाहे तो इस बात पर सोच सकते हैं। हसाम खान बेहद ही बेबाकी से कहता कमरे से भागा था, क्योंकि अदीका खानम की चप्पल उसे मारने के लिए हवा में उड़ते हुए आ रही थी। बेशर्म औलाद है ये, तरबियत की है तुमने? जारवन खान अपनी खानम को घूरते हुए बोला। बेशरम औलाद है, ये तरबियत की है तुमने? जारवन खान अपनी खानम को घूरते हुए बोला। औलाद तो आपकी है, आपका है। किसने कहा था अपना इतना फ्रेंडली बनने के लिए? अगर थोड़ी सख्ती कर लेते आप, ऐसे ना होता। और बेहद बेशरम और बेबाक भी आपकी तरह है। अपनी तरबियत पर बात आती देख हदीका खानम दांत कचकचाते हुए गुस्से से बोली। ओह माफ कर दो खानम, गुस्ताखी कर दी तुम्हारी तरबियत पर, बात कर दी। मेरी औलाद है, मेरी तरह बेशर्म है। तुम ठीक कहती हो। अब तो मुस्कुराओ यार, कब से मुंह फुलाए बैठी हो? थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, पैसे नहीं जाया होने। हदीका खानम ना चाहते हुए भी अपने सरताज की मोहब्बत पर मुस्कुराई थी। सादा पर्पल पठानी फ्रॉक में मुंतहा अपने गीले बालों पर टॉवल लपेटती वॉशरूम से बाहर निकली थी। वॉशरूम से नुकते निकलते उसकी नज़र अपने बेड पर बैठे जुरैद खान पर पड़ी, जो बेड से टेक लगाए मोबाइल चला रहा था। इससे पहले मुंतहा हैरत से चीखती जुरैद खान एक ही जस्त में उस तक पहुंचता उसके मुंह पर हाथ रख गया। मेरी जान, क्या इरादा है? सबको क्यों बताना चाहती हो? मेरा शोहर मेरे कमरे में मुझसे मिलने आया है। जुरैद खान अपनी आंखें दिखाता बोला। पर्पल फ्रॉक में उसका कुंदन की तरह दमकता सरापा दुधिया रंगत, छोटी छोटी सी सुर्ख होती नाक, शर्म से सुर्ख होते गाल, गहरे बालों से फिसलता टावल, जिसे पानी की बूंदें मुंतहा खान के हुस्न को मजीद दिलकश बना रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी आज मेरी जान। मैं तुम्हें फुर्सत से देखने आया था और तुम हो के लिबास तब्दील कर बैठी। जुरैद खान शिकवा कना अंदाज में बोलता मुंतहा खान के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। आप मुझे बता देते, आप मुझे देखने आएंगे, मैं ना करती तब्दील। अगर तुम्हें बता देता मेरी जान, यकीनन तुम अपने कमरे में होने के बजाय हानि या मिशी के कमरे में होती।
जुरैद खान उसकी चालाकी पर लब मीच कर बोला, खान प्लीज जाए यहाँ से, किसी ने देख लिया खामोखा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरी जान फिक्र मत करो, दरवाज़ा लॉक्ड है और मेरी दोनों शहजादियां बाहर पहरा दे रही हैं। वो आंख मारते बोला, खान। मुंतहा रूहानसी हुई थी। जी खान की जान। जुरैद खान बेड की तरफ कदम बढ़ाते मुंतहा के हुस्न में खोते हुए उसकी कमर में हाथ डालते एक ही जस्त में उसे ऊपर खुद पर गिराया। मुंतहा खान ने इस अचानक अफ्ताब पर चीखते हुए उसके सीने पर मजबूती से हाथ जमाते खुद को उसके सीने का हिस्सा बनने से रोका था। जुरैद खान ने उसके बालों से टॉवल फेंकते उसके गीले बालों में अपना चेहरा छुपाया। मेरी जान, इतना खूबसूरत डांस कहाँ से सीखा है? जुरैद खान ने मुंतहा की गर्दन पर लब रखे बोला, खान वो हानी ने जबरदस्ती करवाया था मुझसे। मुंतहा रूहानसी हुई थी। हाय, शादी के बाद मुझे रोज ऐसे ही डांस करके दिखाना, वल्लाह मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने का सबब बनोगी। जुरैद खान उसके कान की लू को अपने लबों में दबाता गंभीर आवाज में बोलता मुंतहा खान की धड़कनों में इंतशार पैदा कर चुका था। खान, आप भी ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। अपने गालों पर जुरैद खान के लबों को महसूस करती मुंतहा अपना रोजमर्रा का जुमला बोली। वो उसके बालों से अपना चेहरा बाहर निकालते उसके नाजुक सरापे पर अपनी नजरें जमाई थी। उसके गीले बदन से चिपके कपड़ों को देखते जुरैद खान की नजरें उसके खूबसूरत नशिब व फराज पर टिकी थी। उसकी ब्राउन जान लेवा आंखें पल में खुमार आलूदा हुई थी। उसकी बेबाक नजरें खुद पर महसूस करते मुंतहा खान ने शर्म से सुर्ख होते जल्दी से बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाना चाहा, लेकिन जुरैद खान उसका दुपट्टा दूर करता एक ही झटके में उसे खुद के बेहद करीब कर चुका था। अपनी नाक को उसके पूरे चेहरे पर रगड़ते जुरैद खान मुंतहा खान को सुर्ख कर गया। कैसे गुजरेगा मेरा ये एक दिन तुमसे दूर, अब नहीं रहा जा रहा। जुरैद खान उसके सुर्ख गालों को अपने दांतों में बड़ी नरमी से दबाकर प्यार से इस्तफार कर रहा था। उफ, कब तुम मेरी दस्तरस में आओगी? कब हम दोनों की मोहब्बत का सिला हमें मम्मी डैडी की सूरत में मिलेगा? जुरैद खान उसके पूरे चेहरे को दीवाना वार चूमते बोला। बच्चों के जिक्र पर मुंतहा खान के गाल दहक कर लाल हुए थे। उसका खान रोमांटिक था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। बस कर दे खान। मुंतहा अपना रूहान सा चेहरा हाथों में थामे बेड से उठते देख जुरैद खान एक ही जस्त में बैठते उसे अपनी गोद में बिठाया था। उसके नरूठे चेहरे को अपने मुकाबिल करते मुंतहा खान के माथे पर प्यार से बोसा दिया था। मेरी शहजादी, मेरी दुनिया, जुरैद खान की मलका, मेरे दिल की मलका, आई लव यू सो मच। मुझे तुमसे इश्क है, बेइंतहा है। तब से जब तुम इस घर में छोटी सी आई थी और जब तुम मेरे निकाह में आई तो ये खान तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे पागल हो गया। मुंतहा की आंखें इतने प्यार पे बेसाख्ता नम हुई थी। अपनी खानम की आंखों से आंसू बहते देख वो सख्ती से लब भींचे उसे घूरने लगी। क्या हुआ खानम? जुरैद खान प्यार से इस्तफसार करने लगा। मुंतहा यकदम जुरैद खान के सीने से लिपटी आंसू बहाने लगी। खानम, आर यू ओके? रो क्यों रही हो पागल? खान, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। पागल, तुम्हारा खान पागल है जो तुम्हें छोड़कर जाए। अपने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हवाओं के झोंकों की तरह उड़कर तुम्हारे पास ही आऊंगा। खान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ देर मुंतहा यूं ही जुरैद खान से लिपटी लिपटी आंसू बहा रही थी। पता नहीं किस डर के तहत। मुंतहा, बस कर जाओ यार, अब अगर तुम रोई खुदा की कसम सच में दूर चला जाऊंगा। जुरैद खान उसके कब से रोने पर झंझलाए हुए बोला। चुप करें, अल्लाह ना करे, मैं नहीं रोती। मुंतहा अपने आंसू साफ करती बोली। लाला जल्दी करें, हमें नींद आई है। बाहर खड़ी हानिया वे झंझलाते हुए दरवाजा खटखटा कर बोली। आया, बस 2 मिनट, मैं जा रहा हूँ खानम, अपना ख्याल रखना। जुरैद खान मोहब्बत से गालों पर लब रखते लंबे लंबे डग भरते चला गया। मुंतहा ने अपने सुर्ख होते लबों पर जबान फेरी जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसका खान अपने लब रखे हुए था। लाला क्या करके गए हैं? आधे घंटे से क्या चल रहा था अंदर? जुरैद खान के निकलते हानिया कमरे में आती मुंतहा के सुर्ख चेहरे को देखते पूछने लगी। बेशरम, चुप करो, शर्म नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हुए? मुंतहा सहम कर बोली। हानिया का छत फाड़ कहका फिजा में गूंजा था, जिस पर मुंतहा से घूरती चुप करवाने लगी। पूरे रास्ते शनावर खान उसे अपनी नजरों के हिसार में लिए हुए था। कल हानि को शनावर खान के घूर घूर कर देखने के बारे में बताने का सोचकर वो खुद को कंफ्यूज करके इधर से उधर देखने लगी, लेकिन शनावर था जो कि मिरर में गाड़ी चलाते हुए वक्फे वक्फे से उसे ही देख रहा था। कुछ ही देर में उसने रोजी खान के घर के सामने गाड़ी रोकी। शुक्रिया खान साहब। कोई बात नहीं रोजी चाचा, आप कल भी जरूर आइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। एक मुकम्मल मोहब्बत भरी नजर शानजे पर डालकर वो बोला, जिस पर रोजी
खान ने हामी भरी और अपने घर के अंदर शांदे को लेकर दाखिल हो गया। शनावर खान की नजरों ने दूर तक शांदे की पुश्त का पीछा किया जब तक वो आंखों से ओझल ना हुई। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से स्टार्ट करते हवेली के लिए निकल गया। शादी इख्तिताम होने के बाद वो दाजी से शांदे की बाबत बात करने का सोचे हुए था। हाँ बेटा, मुझे तो कभी अपनी शानदार गाड़ी में कभी लिफ्ट नहीं दी। रोजी चाचा की मिन्नतें हो रही थी। सब जानता हूँ मैं। शनावर खान के आते ही जुरेद शैतानी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए बोला, अच्छा है तू सब जानता है, बकवास ना ही कर, मुंह बंद करके रख अपना। वो चिढ़ते हुए बोला, हाय क्या है हाय क्या है, रेज ना करता हूँ, बेचारा 30 साल से कंवारा है, अब अगर बंदी हाथ लग गई जीने दे, तंग न कर। हसाम खान पार्टी बदलते बोला। रिपा जुरेज ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। अच्छा सुनो, तुम दोनों को एक बात बताता हूँ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ क्योंकि बात भी बिल्कुल सीरियस है। शनावर खान सीरियस होते स्मार्ट लहजे में बोला। जुरेद खान हसाम खान के कान भी यकदम खड़े हुए। दोनों ही पुरसोच अंदाज में उसकी जानिब मतवज्जो हुए। हाँ बोल, क्या बात है? जुरेद उसकी जानिब देखते पूछने लगा, जिस तरह चुपड़ा सा मुंह शनावर खान ने बनाया हुआ था उस हिसाब से ऐसे लग रहा था जैसे बेहद जरूरी बात बतानी हो उसने। किसी को बताना नहीं है, ठीक है? दोनों को देखते वो वार्न करते बोला, बता तो सही। अब की बार हसाम माथे पर तेवर डाले बोला, आखिर ऐसी भी क्या बात थी शनावर साहब के मुंह से उगल नहीं रही थी यार। वो कहते कहते खामोश होते दोनों के तासुरात झांकने लगा। वो क्या यार, बता कमीने, जल्दी क्या बात है? जुरैद खान बेसब्री से बोला, जब मैं पैदा हुआ था पूरे 1 साल मैंने किसी से बात तक नहीं की थी। सारे मुझसे बात करने के लिए तरसते थे। अगर तुम दोनों का मुंह लगाता हूँ, औकात को अपना घर समझो, इसी में रहो, अब दफा हो जाओ, इधर से शक्ल गुम करो। मनहूसियत फैला रखी है। खुद तो दोनों की शादियां हो गई, ये तंग करने और छेड़ने के लिए सारे जहां में एक वाहिद मैं मिला था। अपनी बात मुकम्मल करते मर्दान खाने से उठते शनावर खान ने कमरे की जानिब दौड़ लगाई। जब एक चप्पल तेजी से हवा में उड़ती उसकी पुश्त पर लगा, बाकी के 3 वार जाया गए। रात के 4 बज रहे थे। वो करवट पर करवट बदले जा रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक नजर सब पर डालकर वो बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। शुगल मेला लगाकर सब गहरी नींद सो रहे थे। एक वाहिद वो था जिसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। हदीका खानम से वो वादा करके आया था वह पाकिस्तान ही ठहरेगा, लेकिन उसे लंदन जाना था अपने मिशन के लिए। अचानक जहन में एक बार फिर अपने निकाह में बैठी औरत का ख्याल आया। जो भी था, जिस हालात में भी निकाह हुआ था, वो उसकी बीवी थी, जिसकी हिफाजत, जिसका ख्याल रखना उसका फर्ज था। आमना से निकाह करते वक्त वो मुंतहा खान को हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया की तरह अपने दिल की कैद से आज़ाद कर चुका था। वो कभी उसकी थी ही नहीं। जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, जहाँ हमें पैदा हुए ही अल्लाह पाक लिख देते हैं। ना महरम से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। लोग कहते हैं ना महरम से मोहब्बत करना गुनाह है। मोहब्बत महरम ना महरम नहीं होती। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है जो हम अपनी ज़ात को भुला के किसी और का सोचते हैं। जो लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है और उसका साथ अल्लाह भी नहीं देता, अगर ऐसा होता तो अल्लाह कुरान पाक में कभी ये ना कहते, जिससे तुम्हें मोहब्बत हो उससे निकाह कर लो। दो मोहब्बत करने वालों के बीच निकाह से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। तो मोहब्बत बहुत पाक है। क्या आप यकीन करेंगे, एक गुनाहगार जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको नमाजी मोहब्बत ने बनाया। मोहब्बत ही सजदे करना सिखाती है। अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देकर उसको गुनाह कहना गुनाह हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही था। हसाम खान ने कभी मुंतहा खान से मोहब्बत नहीं की थी। वो बस एक उसकी ख्वाहिश थी जो बाज़ औक़ात लड़का लड़की में पैदा हो जाता है। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद फिर कभी किसी से मोहब्बत ना हो, कोई दिल को ना भाए, दिल खुद सारे दरवाजे तुम पर बंद कर डाले। और इश्क इश्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होता है। ये बड़ा मुख्तसर सा तारुफ था मोहब्बत का। इंसान को अल्लाह पाक ने सब इख्तियारात दिए हैं जो चाहे कर सकता है, लेकिन दिल का इख्तियार रब करीम ने अपने पास ही रखा है। वो जब चाहे किसी के दिल को फेर दे, या कोई जुलेखा कई साल अपना दिल लिए यूसुफ को पुकारती रहे, ये सब उस रब के फैसले हैं। तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो या ना हो, मेरी दुआओं का हिस्सा हमेशा रहोगी। हसाम खान के दिल की गहराइयों से आवाज आई। फिर अपने साथ लेटे जुरैद खान को बगौर देखा, जिसने दुनिया में माँ के बाद एक ही लड़की से मोहब्बत, इश्क सब किया था। वो उसकी मनकूहा थी, मुंतहा खान। जुरैद खान के इश्क है सामने, हसाम की एक्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं लगी। एक्सट्रैक्शन कुछ वक्त तक होती है, अट्रैक्शन अच्छा।
एट्रैक्शन में पढ़ रही, मैं कह रही पता नहीं क्या वर्ड है ये, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कुछ वक्त तक होती है, इश्क ताउमर रहता है। हसाम खान ने मुंतहा से इश्क नहीं किया था, ना मोहब्बत, वो सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी। अगर इश्क मोहब्बत होती उसका दिल कभी मुंतहा की जगह किसी और लड़की को न दे पाता। निकाह एक ऐसा पाक बंधन है कि अनजान शख्स औरत का लबास उसका हमसफर मजाजी खुदा बन जाता है। आमना मुस्तफ़ा अब्दुर्रहमान को अपने निकाह में उसने अपने अल्लाह पाक को खुश करने के लिए लिया था, एक बेसहारा को सहारा देने के लिए, एक ऐसी लड़की को नेकी की हदायत देने के लिए जो आज़ाद मुल्क में रहती अपने अल्लाह पाक को भूल बैठी थी, जिसे हराम मशरूब पीने की लत थी, जिसका ख्याल ना चाहते हुए भी उसका दिल बेचैन किए हुए था। सुबह उसको देखने वाली आंखें कब से बेचैन हो रही थी, फिक्र में नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सब पर एक गहरी नजरें डालता आराम से उठा। अगर कोई भी सरफिरा खानजादा उसे देख लेता, सुबह सुबह उसे तंग करके पागल कर देते। वो ये तक नहीं जानता था आमना किस रूम में है। उसके कदम खुद ब खुद चलते मुंतहा के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। राहदारी से गुजरते उसकी नज़र किचन में जलती लाइट पर पड़ी, जिसका उस वक्त ऑन होना हैरत अंगेज ही था। रात के इस पहर हर कोई सोया हुआ था। लाइट का ऑन होना शाम को किसी अनहोनी में मुब्तला कर गया। अपने कदम का रुख किचन की जानिब करते हुए किचन में दाखिल हुआ। आंखों में हैरत उभरी। भारी कदमों की चाप पर आमना ने अपनी गर्दन मोड़ी। हसाम खान को अपने पीछे देख उसका सांस सीने में अटक चुका था। कहवा बनाते हाथ अपनी जगह रुक गए। उसके मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी जानब कदम बढ़ाते कुछ ही फासले पर वो उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। कि क्या कर रही हो तुम यहाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जवाब न मिलने पर वो एक बार फिर बोला, कहवा बना रही हूँ। किसके लिए? भूतों के लिए। क्या? हसाम हैरानगी से बोला, मेरा मतलब है मैं अपने लिए बना रही हूँ। पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें किसने कहा कहवा पीने से पेट दर्द ठीक हो जाता है? मेरा तो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने कहा नहीं होता? मुझे क्या पता होता है कि नहीं, मुझे थोड़ी हुआ है कभी। हाँ, आपको हो भी कैसे सकता है? आप तो सर दर्द देने वाले आदमी हैं, सर दर्द करने का एक्सपीरियंस होगा आपके पास। वो लब दबाए बोली। उसे असाम खान पर बेहद तप चढ़ी थी, जिसने सुबह से उसका पूछा तक नहीं था। मोहतरमा, बेइज्जती कर रही हो क्या मेरी? वो मसनी गुस्से से बोला। नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह, बुजुर्गों की इज्जत करती हूँ मैं, तो बेइज्जती नहीं करती। आमना ने फेक स्माइल उसकी जानिब पास की। नजर आ रहा है इज्जत करने का तरीका तुम्हारे आपकी ऐसी ही करनी आती है। अच्छा, पेट में दर्द था, घर में किसी बड़े को बताती, मुझे बता देती, हॉस्पिटल ले जाता। थोड़ा सा दर्द था, कावा बनाकर ठीक हो जाऊंगी। वो अपनी नजरें झुकाए बेदर्दी से लब काटते बोली। ये लो। अपनी पॉकेट में से छोटा सा शापर निकालते हैं सामने उसे थमाया। ये क्या है? शापर को थामे वो मनमनाई। तुम्हारा मोबाइल। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। जब भी मैं कॉल करूं पहली फुर्सत में पहली रिंग पर तुमने उठाना है, वरना। वो कहते कहते रुका। वरना क्या? वो नजरें उठाई बोली, वरना स्वीट हार्ट, तैयारी करना फिर अकेले भूतों के साथ फ्लैट में रहने की। मैं तो यही अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। फिर तभी आऊंगा तुमसे मिलने जब तुम मजनू लैला की तरह बन चुकी होगी। ज्यादा फ्री ना हो, आप मेरे शोहर बन चुके हैं, इज्जत कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप मुझे डराएंगे और इस मजनू लैला से मिलाएंगे। मेरे खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की हूँ मैं, जिसे देखने के लिए लड़के तरसते हैं। अपनी किस्मत पर रश करें, आपके नसीब में लिखी गई। वो गुस्से से चूल्हा बंद करते हुए बोली, बहुत बड़ी खुशफहमी पाली हुई है तुमने मजनू लेका। रिश्क तो तुम्हें अपनी किस्मत पर करना चाहिए। तुम हसाम खानजादा की इज्जत बनी हो। रात चलता हसाम खान तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर चुका है। कोई और होता बोटी बोटी करके कहीं फेंक चुका होता। दुनिया हैवानों से भरी पड़ी है। जहाँ एक बंदा अच्छा मिलता है वहाँ हजारों की तादाद में हैवान होते हैं। उसे घूर कर कहते वो बहुत कुछ बावर करवा गया। शुक्रिया मुझ पर एहसान करने के लिए। सुबह से जब लड़कियों को देख देख मुंह काला कर रहे थे, उस टाइम हसाम खानजादे को अपनी बीवी, अपनी इज्जत याद नहीं आई, जिसे गैरों के दरमियान छोड़कर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अपने अंदर जमा किया सारा गुस्सा वो उस पर निकालने लगी, जैसे मौके की तलाश में थी। ओह, तो ये बात है मोहतरमा के गुस्से की। साफ साफ क्यों नहीं कहती, मुझे देखने का दिल कर रहा था। खुशफहमी ना पाले, माजरत, लेकिन मैं सड़ी हुई चीज़ों को देखना पसंद नहीं करती। वो तंजिया अंदाज में बोली। अच्छा, लेकिन यही सड़ा हुआ आदमी तुम्हारे नसीब में है, जिसे तुम्हें हर पल हर लम्हा देखना है। मोहतरमा, अपनी चलती हुई जबान को लगाम दो, वरना मुंह तोड़ दूंगा। मैंने थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, तुम सर पर चढ़ गई। अपना बदला लेने की खातिर हसाम भी सीरियस होते
तंजिया बोला, जाएं यहाँ से और अपना ये नकली मोबाइल भी लेकर जाएं। मुझे ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। कोई बेदर्दी से स्लैब पर रखते बोली, मोबाइल को बेदर्दी से स्लैब पर रखते बोली, खैर तुम तो अपनी नकली मोबाइल के लायक भी नहीं हो, दे दिया शुक्र करो। लड़की बहुत जुबान चलाने लग गई हो और आइंदा कुछ भी हो मुझे बताना है। हूँ रात को मुंह उठाकर किचन में चुड़ैलों की तरह नहीं मंडलाना, अगर किसी ने देख लिया हार्ट अटैक आ जाएगा। आमना की आंखों के नीचे फैले काजल को देखते बोला, आमना तुमने कहवा बना लिया? मुंतहा किचन में दाखिल होते हुए बोली। हसाम उसकी आवाज़ सुनते कुछ कदम आमना से दूरी इख्तियार कर गया। अस्सलाम वालेकुम हसाम लाला, आप इस वक्त जहाँ? मुंतहा उसे देखते हुए एहतरामन सलाम करके पूछने लगी। वालेकुम अस्सलाम, हाँ मैं पानी पीने आया था। अच्छा लाला पी ले। आमना जल्दी करो यार, मेरी नींद सारी खराब कर दी, मुंतहा जमाई लेते हुए बोली। आमना मुस्कुराकर कप में कहवा डालती स्लैब पर पड़ा शापर उठाकर मुंतहा के साथ रूम में चली गई, लेकिन जाने से पहले मुड़कर हसाम खान को मुंह चढ़ाना ना भूली। हसाम ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा, वो तो इससे मिलने के लिए ही मुंतहा के रूम में जा रहा था। आमना को देखने के बाद वो पुरसकून होकर मर्दान खाने में जाकर सुकून से लेट गया। हम तैयार हैं सुल्तान। सुल्तान शाह के कान में लगे आले से अफनान शाह की आवाज़ गूंजी। हर जगह खामोशी का बसेरा था। घड़ी सुबह के 5 बजे का वक्त दिखा रही थी। सुल्तान शाह की चील जैसी आंखें सेंट्रल जेल को अबूर करते हर एक चीज पर जमी थी, जैसे सब कुछ अपने जेर निगाहों से हिफ्ज कर रहा हो। अफनान सेंट्रल जेल में अपनी टीम के साथ एक अजीम बाजी जीतने की तैयारी में था। ये 3 दिन उसके कैसे गुजरे थे सोचकर ही उसका खून खोल उठता था। ना वो सीक्रेट एजेंट था, ना ही मेजर कर्नल पुलिस कैप्टन का आदमी था। वो सुल्तान शाह था, लंदन का डॉन, अपने बिके हुए मुल्कों से बुराई का खात्मा करने वाला। मेरे इशारे का इंतजार करना। वो सर झुका कर सरगोशी में बोला कि सिर्फ अफनान ही सुन सका। पूरा सेंट्रल जेल इस वक्त वीरान पड़ा था, सब गहरी नींद सो रहे थे, जब अचानक उसकी निगाहें सेंट्रल जेल में कैद औरत पर पड़ी जो बेहाल सी पड़ी हुई थी। उसकी रगों में खून लावा बनकर खोल उठा। थोड़ा और इंतजार, बस कुछ मिनट, उसके बाद मैं तुम लोगों को इशारा दूंगा, चारों तरफ से सफाया कर लेना। अपने गार्ड को अलर्ट करते सुल्तान शाह ने हुक्म सादर किया। वो चेहरे पर सर्द तासुरात लेते बहुत ही कम आवाज में बोला। अचानक ही सेंट्रल जेल में एक औरत की चीख बुलंद हुई। गार्ड चारों तरफ सेंट्रल जेल को घेरे में लिए निशाने पर थे। कुछ अंदर थे। अटैक, वो धाड़ पर बोला तो सब अलर्ट हुए। अफनान अपनी टीम के साथ तहखाने से बाहर निकले। अचानक पूरा सेंट्रल जेल रोशनियों में जगमगाया। इस औरत की चीखें मजीद बुलंद होने लगी। हर कैदी नींद से हड़बड़ाकर बेदार हुआ। वो एक एक करते सबको गिराते गए। वो उनके नापाक अज़ाइम पर अपने कदम रखते गए। गार्ड बाहर सबका सफाया करते हर तरफ पुलिस के भेस में दरिंदों का खून बहाने लगे, जिनकी नापाक नजरें उनके मुल्क की औरतों पर उठती थी। जिस कमरे में चीखें बुलंद हो रही थी, सुल्तान शाह उस कमरे के बाहर खड़ा खोलने की कोशिश करने लगा, जो अंदर से लॉक था। सुल्तान शाह के जोरदार वार पर दरवाजा खुल गया। ठा ठा की आवाज के साथ उन्होंने अचानक ही वहां मौजूद पहरादारों पर हमला किया है। चीखों पुकारें मच गई। अंदर का मंदिर कुछ ऐसा था जहां जहां पागल औरतें कहती। सुल्तान शाह के पीछे पीछे अफनान और टीम भी सबका सफाया करती अंदर दाखिल हुई। 6 आदमी थे, जिनके माथे पर निशाना लेते दोनों एक ही जस्त में सफाया कर चुके थे। वो औरत चीख रही थी। ऊपर की तरफ देखते वो सुकून से आंखें बंद कर गई। उसके ऊपर झुका हैवान मर गया था। वहां मौजूद कुछ औरतें हामला भी थी, जिन्हें बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठाते गए। वो औरतें रोती हुई अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। हालत बिल्कुल पतली सी हो गई थी सबकी। रोज रात हालत पतली सी हो गई थी सबकी। रोज रात वो हैवानों का जुल्म सहती थी। फिर कोख से पैदा होने वाले बच्चों को वो अच्छे पैसों में आगे बेच देते थे। जेल में बंद हुए कैदियों की चीखें बुलंद थी। सब मबहूत से मास्क से छुपे चेहरों वाले आदमियों को देख रहे थे, जहां वो जुर्म की कैद में बंद हुए थे, और सबसे बड़ा जुर्म ही उन पर होता था। हर तरफ फायरिंग की आवाजें थी। खुद को बचाने की कोशिश करते हैवान भी मुकाबिल पर फायरिंग से वार कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे सुल्तान शाह के गार्ड भी जख्मी हो चुके थे। जख्मी आदमी को घसीट घसीट कर गार्ड बेदर्दी से गाड़ियों में फेंक रहे थे। उनकी मजामत दहशत गर्दी पर
हथियार कंधे पर मारते कि वो हैवान चीख उठते। वो उन्हें घसीट कर गाड़ियों में फेंकते। सख्त सिक्योरिटी में वहां से निकले कि उनकी कैद में चिड़िया भी पर न मार सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया आंखों में लहू टपका। हाथ में अपना मखसूस खंजर था। अल्लाह अकबर का नारा लगाते वो दोनों बाकी के हैवानों पर उन पर टूट पड़े, खुद को खून में भिगाते भिगाते गए। वो बेरहमी से हर एक के अज़ा निकाल कर दूर फेंकते। उनकी गंदी आंखें सुल्तान शाह अपने पैरों तले रोंद रहा था। गुस्से के बाद गर्दन की नसें उभरी हुई थी। सारे गार्ड के बूट हैवानों के खून से गंदे थे। अपनी पॉकेट से लाइटर निकालते, अपने गार्ड को साइड करते, उसने दूर जाकर लाइटर फेंका जहां वो पेट्रोल डाल कर आए थे। अचानक हर तरफ आग भड़क उठी थी। वो हैवानों का खात्मा कर चुके थे। कुछ पाक आर्मी वाले भी थे। इन जख्मी वजूदों को पहले ही गार्ड एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर चुके थे। सब गार्ड के साथ सुल्तान शाह अफनान शाह जैसे जैसे आगे की जाने भागते गए, पीछे आग के शोले भड़कने लगते। कैदियों को वो लोग गाड़ियों में डाले पाक आर्मी वालों के हवाले कर चुके थे। जिनके वजूद आग में लिपटे थे वो सिर्फ हैवानों के, जिनसे सुल्तान शाह को बेहद नफरत थी। आग थी, खून था, चीखें थी, शोले थे, हैवान थे। जगह जगह शोले भड़कने लगे। पूरा सेंट्रल जेल जो नाम का इंसाफ वाला था, उसमें न जाने कितनी औरतों और मर्दों की सिसकियां आहें बुलंद हुई। कितनों को अपने जानों से हाथ धोकर जान में बहक होना पड़ा। पूरी आग में लिपटी मुजरमों को खात्मा कर गई। सब औरतें और नौजवान मर्दों को सब औरतों और नौजवान मर्दों को बाहिफाजत निकाल दिया गया था। तो वो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दाजी अयान खान सबको देखते दाजी को पुकारा, जिस पर सब उसकी जानिब मतवज्जो हुए। हाँ बच्चे, क्या हुआ? निकाह का फंक्शन आज शाम में रख लेते हैं, लेकिन रुखसती कल रख लेते हैं। मुझे ज़रूरी केस के लिए इस्लामाबाद जाना है। अयान खान ने अपनी परेशानी बताई। लेकिन बेटा कैसे? हम सबको दावत दे चुके हैं, फौजिया खानम परेशानी से बोली। कोई बात नहीं बच्चे, शाम का निकाह रख लेते हैं, वैसे भी जुमे का दिन है, कल को रुखसती कर देंगे। दादी अपने बेटों की तरफ देखते पूछने लगे, जिस पर सब ने हामी भरी तो अयान पुरसकून हुआ। उसे एक ज़रूरी केस के लिए शाम के बाद इस्लामाबाद के लिए निकलना था। अपनी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत दिन वो गंवा नहीं सकता था, इसलिए उसने दादी से रुखसती कल रखने के बारे में बात की। सब नाश्ता कर ही रहे थे जब शाम का मोबाइल ज़ोरों शोर से रिंग हुआ। कॉल जैस करते उसने मोबाइल फोन कान से लगाया। आगे से मिलने वाली खबर सुनते चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। सबने बगौर उसके चेहरे पर बरामद होने वाला गुस्सा देखा। मैं आता हूँ, ये कहते वो कॉल कट कर चुका था। फिर सबकी जानिब मतवज्जो हुआ जो उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ साम? दीका खानम परेशानी से बोले। मुझे एक केस के सिलसिले में कर्नल साहब के पास जाना है, शाम को निकाह होने से पहले आ जाऊंगा। ओके मॉम, परेशान ना हो। सबको अल्लाह हाफिज कहते वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल चुका था। दिल था जो कर रहा था सुल्तान शाह को कत्ल कर दे। आदिल ने भी यूनी से एक वीक के लिए ऑफ लिया था। अयान खान ने भी हॉस्पिटल से ऑफ लिया हुआ था। जरूरी केस बनता तो चला जाता। जुरैद खान ने तो ऑफिस का सारा काम दिलदार खान पर छोड़ दिया था। उसका कहना था मेरी शादी हो रही है, एंजॉय करने के दिन है। दानियाल को भी शादी तक ऑफिस से ऑफ मिल चुका था। सब काम जारवन खान ही संभाल रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सुल्तान शाह और इनके गैंग ने पूरे सेंट्रल जेल में कल रात खून खराबा किया है। पूरे 100 पुलिस ऑफिसर हलाक हुए हैं। कैदियों को सुल्तान शाह रिहा करके कहाँ लेकर जा चुका है कोई खबर नहीं। जी हाँ, तो आपको बताते चले ये वही सुल्तान शाह है जिसे लंदन का डॉन कहा जाता है, जिसकी वहशत लोगों पर खौफ तारी कर देती है। उसकी वहशत दरिंदगी हमारे पाकिस्तान में भी पैदा हो चुकी है। बहुत ही बेरहमी से हर एक एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल किया गया है। किसी की आंखें निकाल दी गई हैं तो किसी का दिल। इन सब के पीछे सुल्तान शाह का मकसद क्या है हमसे कोई नहीं जानता। वो ये सब किसी दुश्मनी के तहत कर रहा है या कोई और मामला है, ये जानने के लिए जुड़े हमारे साथ जियो न्यूज़ पर। उससे पहले हम कुछ हालात सवालात करते हैं मेजर असाम खान से, जो कि सुल्तान शाह को सलाखों के पीछे लाने की हर एक जदोजहद कोशिश में है, जिन्होंने अपने पूरे 5 साल लंदन में गुजार डाले। अब सवाल ये बनता है वो अभी तक सुल्तान शाह को पकड़ क्यों नहीं पाए। असाम खान के आगे पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर रास्ता बनाकर न्यूज़ एंकर और लोगों को दूर करने लगे जो गला फाड़ फाड़ कर सवालात कर रहे थे। असाम खान बिना जवाब दिए कर्नल साहब के करीब गया, जो कि फायर ब्रिगेड के करीब खड़े सेंट्रल जेल की अबतर हालत देख रहे थे। हसाम सल्यूट करते उनके सामने अदब से सर झुकाए खड़ा हुआ। मेजर हसाम, अभी तक आप सुल्तान शाह को पकड़ नहीं पाए। सब लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। एक मुजरिम को 5 सालों से हम पकड़ नहीं पाए। अगर आप ये केस हैंडल नहीं कर सकते तो मजबूरन ये मिशन किसी और को देना होगा।
कर्नल साहब गुस्से से बोले, सर माजरत, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश में हूँ, लेकिन वो हमेशा हाथ से निकल जाता है। ऐसे कैसे मेजर हसाम? अगर ऐसे ही वो हमारे हाथों से निकलता गया, लंदन के साथ साथ हमारा पाकिस्तान भी इसकी दहशतगर्दी से भर जाएगा। हसाम ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। लंदन में छोड़ा हुआ गुस्सा एक बार फिर जाग उठा। कुछ वक्त के लिए कर्नल साहब से टाइम लेते वो मिशन को शादी के बाद निपटाने का सोचने लगा। अपने माथे को मसलते अब वो सेंट्रल जेल में दाखिल होते होलनाक मंजर देखने लगा, जो कि अगर एक आम नरम दिल देख रखने वाला कोई शख्स देखता बेहोश हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा रंग आया है तुम्हारी मेहंदी का। हानिया हाथ थामते चहकते हुए बोली, अच्छा रंग आना ही था। आखिरकार मेहंदी जो मेरे लाला के नाम की लगाई है, बल्कि अयान लाला ने खुद ही लगाई है। ओए होए, ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये तब हुआ जब हम लोग मेहंदी के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे और यहाँ से बेखबर थे। विशाल हानिया को आंख मारते बोली, मेरा ड्रीम बॉय एक अयान लाला जैसा अभी तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। हानिया के एक लंबी आह भरते कहा, चुप कर जाओ तुम दोनों, जब देखो बकवास ही करती रहती हो, कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। ओए होए, भाभी शर्मा आ गई। अपने बालों में कंघी करते हानिया ने फिर से उसे छेड़ा तो मेहंदी की तरह सुर्ख चेहरा लिए बैठी थी। ओए, तुम्हारे पास तो कुछ पहनने को है भी नहीं, तुम रात को क्या पहनोगी? ऐसे करती हूँ, मैं खान को कहती हूँ तुम्हें और मिशाल को मॉल ले जाए ताकि तुम अपने लिए कोई ड्रेसेस ले सको रात के फंक्शन के लिए। मुंतहा आमना के बेड पर पड़े 5-6 सूट पर नजर डालते हुए बोली, जो कि शादी में पहनने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब ना थे। नहीं, मेरे पास काफी ड्रेस हैं, मैं इनमें से कोई पहन लूंगी। आमना ने नफी में सर हिलाते मुंतहा को मना किया। चुप करो, ज्यादा मत बोलो, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। ये हम घर में पहनने वाले कपड़े अब तुम अपनी दोस्त के निकाह में शरीक होकर पहनोगी, शर्म नहीं आती? मुंतहा मसनूई गुस्से से उसे डरते हुए बोली, जिस पर आमना मुस्कुराई। उसे मुंतहा बेहद अच्छी लगी थी, जिसने अपना रूम सब कुछ उसके साथ शेयर किया, हत्ता कि इसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रही थी। आमना को बिल्कुल भी गैर में होने की कमी महसूस नहीं हुई थी। मुंतहा के साथ रहकर चलो फिर डन हो गया। मैं अभी खान को कॉल करके कहती हूँ तुम्हें और मिशाल को मॉल ले जाए। अभी से ही बता रही हूँ, तुमने पूरे 3 सूट लेने हैं, एक आज के लिए, एक कल बारात के लिए और एक इतवार के दिन रुखसती के लिए, समझी? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। मैं मिशाल को कहती हूँ। यार मुंतहा प्लीज, घर में सब सब क्या सोचेंगे? आमना नर्वस होते बोली, जिस पर मुंतहा कहका लगा उठी। आमना ने घूर कर उसे देखा। कोई कुछ नहीं सोचता, यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं, बल्कि खुश होंगे, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम हमारी हवेली में मेहमान हो, और वो भी हसाम लाला के दोस्त की बहन, अब तो इतना तो हक बनता है हमारा। मुंतहा उसके सर पर चित रसीद करते हुए बोली। आमना मुस्कुराई, लेकिन हसाम के दोस्त की बहन का तारुफ अपने लिए सुनकर माथे पर शिकने बरामद हुई। कुछ ही देर में आमना और मिशाल मॉल में मौजूद थे। जुरैद खान दोनों को मॉल में छोड़कर अपना जरूरी काम निपटाने चला गया। दोनों ने आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक ही सूट लिया, जो उन्होंने बेहद मुश्किलों के बाद जो कि बेहद मुश्किलों के बाद आमना को पसंद आया। आमना, मेरी बस हो गई यार, मैं जा रही हूँ कुछ खाने, बहुत भूख लगी है, तुम अब खुद ही लो अपने लिए बाकी के 2 सूट। उफ! हानिया उसे हसाम का क्रेडिट कार्ड थमाए बोली, चलो ठीक है, बाकी के सूट मैं खुद लेती हूँ, तुम जाओ कुछ खा लो। आमना अपना मोबाइल पर बार बार हसाम खान की कॉल आते देख झिंझलाते हुए एरोप्लेन मोड लगाते दूसरे शॉप में अपने लिए ड्रेस लेने चली गई। विशाल नीचे कुछ खाने के लिए जा रही थी जब उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नजरों की तपिश महसूस हुई। अपनी गर्दन मोड़कर उसने पीछे देखा, जहाँ सभी शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आ रहे थे। आमना कंधे उचकाते आगे बढ़ गई। जब उसे ऐसे लगा जैसे कोई फिर से उसके पीछे पीछे आ रहा हो, एकदम से उसने फिर से गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। अपना वहम समझते वो सर झटकते कुछ खाने के बाद मैं सोचते नूर के लिए गिफ्ट लेने का सोचकर तीसरे फ्लोर की जाने बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसे ऐसे महसूस हो रहा था कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं होता था। अपना वहम समझते वो लिफ्ट में दाखिल हुई। जब एक नकाबपोश के साथ लिफ्ट में दाखिल हुआ, विशाल ने नजरें उठाकर देव जैसे चौड़े जिसामत के मालिक शख्स आकर खड़ा हुआ तो देखा, जो ब्लैक हैट में मौजूद, सर पर कैप पहने, उसके साथ उसके दाखिल होते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। विशाल को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। वो बगौर इस अजीब इंसान को देख रही थी। सुल्तान शाह के लब मुस्कुराहट में ढले। अपनी जानिब उसे तख्ता पाकर अपना चेहरा ऊपर की जानिब
उठाए, उसने कैप उतारा, अपनी आंखों में पहने सन ग्लासेस उतारे। विशाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, पैर बुरी तरह कपकपाने लगे। वो चीखना चाहती थी लेकिन जबान को जैसे कुफल पड़ गए थे। वो सर्द स्पॉट ग्रीन आंखें उसे खौफ में मुब्तला कर गई। वो 2 कदम पीछे हुई। सुल्तान शाह उसकी पतली अबतर होती हालत देखते मुस्कुराया। आंखों से वहशत साफ टपक रही थी। विशाल को लगा वो बेहोश होने वाली है। तुम यहाँ? विशाल आधे अधूरे अल्फाजों से बोली। उसकी आमद पर वो बेहद हैरान थी। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? तुमने मुझे अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश की है, अब तुम्हें ताउम्र सुल्तान शाह के कैद में रहना होगा। सुल्तान शाह चिड़िया की तरह अपने खौफ से फड़फड़ाते देखकर बोला, जो उसे इस हद तक खौफजदा हो रही थी या अपने जिस्म पर उसका काबू ही नहीं रहा था, जो थर थर कांप रही थी। मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। लिफ्ट को बिना रुके मुसलसल चलते देख मिन्नत करते हुए बोली थी। इतनी आसानी से नहीं बेबी गर्ल, मुझे अपना मोबाइल में कैद करने का अगर तुम वो संगीन जुर्म अंजाम ना दे देती तो तुम अपनी जिंदगी में बिल्कुल पुरसकून रह रही होती। सुल्तान शाह गंभीर भारी आवाज में बोला। सुल्तान शाह ने अपने कदम जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया तो मिशाल खौफ से अपने कदम पीछे लेने लगी। मिशाल की कमर लिफ्ट के दरवाजे से जा लगी थी और सुल्तान शाह एक हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर रखकर उसे अपने घेरे में लिया। मिशाल की तो जान हवा हो रही थी उसकी ग्रीन आंखों से टपकती हुई वहशत को देखकर। मिशाल को लग रहा था कि वो बेहोश होने के दर पर हो। ऊपर से इस बेहिस और जालिम इंसान की गरम गरम सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते मिशाल की जान लबों पर अटकी थी। उसका दिल शिद्दत खौफ से धड़कता हुआ जैसे धड़कना ही छोड़ रहा था। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगी। विशाल ने खौफ से उसे मजीद अपने करीब होते देखकर कहा था। सुल्तान शाह किसी को मौका नहीं देता बेबी गर्ल, वो सीधा वार करता है, या तो आंखों पर या दिल पर। अब तो तुम्हारी सारी जिंदगी मेरी कैद में ही रहना होगा, अब तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरी कैद में ही रहना होगा। सुल्तान मजीद गंभीर आवाज में से धमकी दी। विशाल उसी की सर्द स्पॉट सुर्ख आंखों में देखती होशो हवास गवाती गिरती। सुल्तान शाह उसे बाजू से थाम गया। बेबी गर्ल, अपने भाई की तरह बहादुर तो बिल्कुल भी नहीं हो, सिर्फ मेरी आंखें ही देखकर बेहोश हो गई। अभी तो शतरंज का खेल खेलना बाकी है। वो कहका लगाते उसे लिफ्ट के कोने में आरामदा अंदाज में लेटाते उसके मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाता नाम आमना नामी लड़की मैसेज पढ़ते रिप्लाई देते लिफ्ट से निकल गया। जी फरमाए, कोई बात? बार कॉल कर रहे हैं? क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? आमना गुस्से से कॉल व्यस्त करते बोली। क्या कर रही हो? पेट दर्द कैसा है अब? ठीक है। अब क्या कर रही हूँ? डांस कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, आपसे बात कर रही हूँ और क्या करूंगी? वो गुस्से से बोली। अच्छा, लेकिन मुझे पता लगा तुम घर पर नहीं हो, शॉपिंग करने गई हो। असाम खान ने लब दबाए अपनी मुस्कुराहट रोकी। वैसे बात तो तुमने ठीक कही, जाहिर सी बात है मजनू लेखा को सिर्फ डांस करना ही नहीं आ सकता और कुछ नहीं। अपना कहका बमुश्किल रोकते वो सीरियस अंदाज में बोला। मजनू लेखा को और भी बहुत कुछ आता है, अगर याद ना हो बताते चलूं, उसने अपने शोर को भी कत्ल कर दिया था। अगर आप नहीं चाहते मेरे हाथों से कत्ल होना तो मुझसे पंगा ना लिया करें। और दबे दबे लहजे में आसपास सब लोगों का ख्याल करते चीखी। एक बुलंद कहका मोबाइल से सुनते आमना को मजीद तप चढ़ी। ये अपनी बदतसी कहीं और निकालें, मेरा पहले से सर में बहुत दर्द है, मुझे तंग ना करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मोहतरम। उफ उफ उफ, इतना दर्द हो रहा है मेरी जान को। आ जाओ मैं दबा दूं। कमाल के ड्रामेबाज हो। हदीका आंटी तो बिल्कुल भी आप जैसी नहीं है। पता नहीं आप किस पर गए हैं। असाम के साथ बात करते मिशाल नीचे जाने लगी। उसे लगा मिशाल वहां होगी। हाँ, दरअसल मैं अपने डैड पर गया हूँ। माम तो मेरी बहुत मासूम है। जाए यहाँ से, फजूल में सर दर्द मेरा मजीद बढ़ रहा है। ऐसे ना हो मैं पागल हो जाऊं। फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे करो, दीवार पर 5 से 6 बार अपना तरबूज जैसा सर मारो, देखना एकदम से शिफा मिल जाएगी। शाबाश, माशाल्लाह, पढ़े लिखे जाहिल इंसान है। कभी तो अपनी इस काली जबान से कुछ अच्छा उगल लिया करे। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेता है, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं होती। लगता है ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। ऐसे करो, हथौड़ी उठाकर एक दफा अपना सर पर मारो, ठीक ना हो और दर्द तो कहना। वो मजीद तंग करते बोला। आप पैदाइशी पागल हैं या बाद में कोई हादसा हुआ है? मुझे लगता है आपको इलाज की ज़रूरत है। हाँ, इलाज की तो ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाय, वो एक लंबी दुहाई देते
दुहाई लेते हुए बोला, पता नहीं कौन से गुनाह किए थे मैंने जिसके सिले में आप मिले। अपना सर हाथों में थामे वो रोने को आ गई। किसने कहा था इतने गुनाह करने को? गलती तुम्हारी अपनी ही है। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। वो खुद भी अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था आमना से बात करके। उफ, आपसे बात करने से अच्छा मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूं। तंग न करे, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। हसाम खान का जवाब सुने बिना वो कॉल कट कर गई। हसाम उसकी जल्दबाजी पर कैका लगाते मैसेज टाइप करने लगा, अपने सर दर्द का इलाज करो, एक्सपायर्ड होने वाली हो। मुस्कुराकर मैसेज सेंड करते वो जवाब का इंतजार करने लगा, जो कि उसे मौसूल ना हुआ। फोन काटते आमना ने मैसेज मिशाल का मैसेज पढ़ा, जो 2 मिनट पहले उसे आया था। वो कंधे उचकाती लिफ्ट की जाने बढ़ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।